साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। चाइल्ड कस्टडी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर हैबियस कॉर्पस के तहत एक फादर को बच्चे के संबंध में विजिटिंग राइट्स दिए गए। वो बिंदु क्या थे वो हमें डिस्कस करने हैं। क्या क्या गलतियां फादर से रही पिटिशंस को प्लीड करते हुए और क्या क्या कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम चाइल्ड कस्टडी पिटिशंस या हैबियस कॉर्पस को फाइल करते हैं तो अक्सर हम भी क्या गलतियां करते हैं, और अगर उन गलतियों को रिमूव कर दिया जाए तो हम इजीली चाइल्ड कस्टडी को क्लेम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डोमिनेटली हम चाइल्ड विजिटिंग राइट्स को भी इजीली क्लेम कर सकते हैं। तो साथियों, हमें टॉपिक समझना होगा, कॉन्टेंट्स समझने होंगे, उसके फैक्ट समझने होंगे, और अपने मैटर से उससे रिजेंबल करते हुए हमें जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें कोई भी दिक्कत जो है ऑब्जर्व ना हो और हम इजीली अपने राइट्स को जो है वो इन्फोर्स कर सकें। साथियों, सबसे पहले मैं जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसको पढ़ना चाहूँगा, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्योंकि कोर्ट ने जो है एक फादर का उसके बच्चे की ज़िंदगी में क्या योगदान है उसके लिए 2 शब्द लिखे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, जजमेंट का है पैरा नंबर 24। उसमें कोर्ट ने क्या लिखा, द रोल ऑफ द फादर, मैं वर्ड्स पे जो है एम्फेसाइज कर रहा हूँ, द रोल ऑफ द फादर इन हिज चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग एंड ग्रूमिंग टू फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ कैन नॉट बी अनडिटरमाइंड। कि जो फादर का रोल है बच्चे के अपब्रिंगिंग में, उसको हम अनडिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। ही मस्ट बी गिवन द विजिटिंग राइट्स, उसको विजिटिंग राइट्स भी मिलने चाहिए। दैट विल इनेबल द टू ऑफ देम टू स्टे इन टच एंड शेयर मोमेंट्स ऑफ जॉय, लर्निंग, हैप्पीनेस विथ ईच अदर, ताकि बच्चा अपनी लर्निंग को, अपने इंजॉयमेंट को जो है फादर के साथ शेयर कर सके। तो कुल मिला के फादर का भी बच्चे की ज़िंदगी में अहम योगदान है, इसको भी कोर्ट ने जो है हाईलाइट किया, एम्फासाइज किया। अब साथियों आते हैं फैसले के नाम पर। जजमेंट का जो है नाम क्या है, पूरे क्रेडेंशियल्स क्या है। साथियों, जजमेंट जो है पास किया है ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने। साइटेशन है प्रणव वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और जजमेंट है 21 दिसंबर 2022 का। रिसेंट जजमेंट है आपके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। नोट डाउन कर लें, रिसेंट जजमेंट है आपके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। साथियों, इस मामले में जो कंसर्न फादर है उसने एक दुविधा जो है कोर्ट को बताई कि उसकी शादी जो है एक महिला से हुई जिसका नाम है नेहा, और शादी हुई है 15 जुलाई 2014 को। कि नोट कर लिया इस पॉइंट को। और शादी जो है रजिस्टर्ड हुई है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी, और उसके बाद ये लोग जो है यूएसए चले गए, जहाँ पर इनके एक मेल चाइल्ड हुआ जिसका नाम है ईशान, जिसका जन्म हुआ है 27 जनवरी 2016 को। अब ये जो ईशान है ये सिटीजन ऑफ यूएसए है बाय बर्थ, और ये लंबे टाइम तक जो है यूएसए में रहे, और उसके बाद ये कपल जो है इंडिया में आया, और उसके बाद से जो है इनके बीच रिफ्ट स्टार्ट हो गए, और अल्टीमेटली दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे के विरुद्ध जो है मुकदमेबाजी स्टार्ट कर दी। पर अफेक्ट कौन हो रहा था, फादर, मदर और बच्चा। ओके, लिटिगेशन करना तो आसान है, एलिगेशन लगाना भी आसान है, बट इसके जो आउटकम्स हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं, खासकर उस बच्चे के लिए जो एक ग्रोइंग एज में है, जो एक फादर का और एक मदर का जो है साथ चाहता है ताकि वो आगे बढ़ सके। अब उसके फादर मदर नहीं लड़ रहे, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वही लड़ रहे हैं। केवल और केवल लड़ाई है ईगो की कि कौन सही है, ये तय नहीं करना चाह रहे हैं कि क्या सही है। तो मेरा निवेदन आप सबसे है कि डिस्प्यूट्स क्रिएट करने की बजाय अगर हम मिलकर मैटर को सॉल्व कर लें, देन वी वुड डिसाइड व्हाट इज़ राइट देन हु इज़ राइट। तो एम्फेसाइज करें व्हाट इज़ राइट पे, ना कि हु इज़ राइट पे। और इस मामले में यही हुआ, लगातार लिटिगेशन पे लिटिगेशन, लिटिगेशन पे लिटिगेशन, लड़ते जा रहे हैं, कभी कहाँ केस फाइल कर रहे हैं, कभी कहाँ केस फाइल कर रहे हैं, बट अपनी ईगो को ये लोग जो है सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। साथियों, बच्चे को लेकर एक पिता काफ़ी चिंतित होता है, और इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिला कि यहाँ पर फादर ने कंसर्न कोर्ट में, जो कि कैलिफोर्निया में है, एक केस फाइल करा रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ ईशान, और इस केस में जो है मदर अपीयर नहीं हुई, एक्स पार्टी ऑर्डर पास किए गए, और अल्टीमेटली कोर्ट ने डायरेक्शन दिए नेहा को कि आप जो कस्टडी है बच्चे की उसके पिता को जो है हैंड ओवर करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन द मीनवाइल एक डिवोर्स केस भी जो है फाइल किया गया, और अल्टीमेटली पिटिशनर को जो है डिक्री ऑफ डिवोर्स भी जो है कंसर्न कोर्ट से यहाँ पर ग्रांट हो गई। इन द मीनवाइल चूंकि बच्चा माँ के पास में था तो पिता ने एक पिटीशन फाइल करी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और कोर्ट से निवेदन किया कि बच्चे को हैरेस किया जा रहा है, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, कस्टडी जो बच्चे की है वो मुझे दिलाई जाए, और सुपीरियर कोर्ट का जो ऑर्डर है जो कंसर्न कैलिफोर्नियन कोर्ट से जो है पास किया है वो मेरे पक्ष में है, और उसको देखते हुए इट इज़ अ फिट केस वेयर माय पिटिशन डिजर्व्स टू बी अलाउड, डिजर्व्स टू बी इंक्लाइंड, एंड द रेमेडी विच इज डिमांडेड बाय मी डिजर्व्स टू बी गिवन टू मी। ये एक बेसिक रेमेडी कोर्ट में जो है मांगी गई। साथियों, यहाँ पर जो काउंसिल अपीयर हुए पिटिशनर के, तो उसने 4 कंडीशन जो है रखे। पहला कंडीशन था कि उसको इलीगली जो है डिटेन किया गया है बाय द कंसर्न रेस्पोंडेंट एंड हर फैमिली। रेस्पोंडेंट से मतलब कौन था, नेहा से।
जो कंसेंट पिटिशनर की वाइफ है, नेहा ने जो है कंसेंट कोर्ट के ऑर्डर भी वायलेट किए हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट जो है कैलिफोर्निया के उसने पास किए हैं। और इसके अलावा जो कस्टडी है उसको दी जानी है उसके पिता को, उसके बावजूद भी कस्टडी पिता को जो है वो नहीं दी जा रही है। उनका ये भी कहना है कि जो कंसेंट पिटिशनर है वो अभी काम कर रहा है गूगल यूएसए में, और उनका ये भी कहना है कि इनिशियली वो इतना साउंड है कि वो बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है और उसके पास काफ़ी अच्छी मीन्स हैं बच्चे की देखभाल करने के लिए। और उनका ये भी कहना था कोर्ट के अंदर कि फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस जो है एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है ताकि लाइफ को जो है हम एक अच्छे तरीके से आउटबाउंड कर सकें। और यहाँ पर ऑलरेडी ऑर्डर्स भी हैं, स्टेटस भी जो है काफ़ी इंप्रूव्ड है पिटिशनर का, और बच्चा जो है करीबन 6 साल से ऊपर है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, द मदर डज नॉट हैव प्रिफरेंशियल राइट टू हैव द चाइल्ड कस्टडी एज पर द प्रोटोकॉल। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बच्चे की कस्टडी जो है ये पिटिशनर को मिलनी चाहिए, और जो कस्टडी का ऑर्डर है वो ऑर्डर भी जो है डिस्प्यूटेड नहीं है, और ये ऑर्डर जो है ईजिली अपन इन्फोर्स करवा सकते हैं। साथियों, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में कई जजमेंट जो है वो रिलाई किए, और जिसका अपोज जो है वो कंसर्न रेस्पोंडेंट ने किया। उसका कहना यह है कि इस कोर्ट को जो है जुरिडिक्शन नहीं है, अगर फॉरेन कोर्ट का डिक्री है तो उसे रिट जुरिडिक्शन में एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि बच्चा जो है माँ की कस्टडी में है लंबे टाइम से है, और उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो इंडिया में बीता है, और उसका स्कूलिंग भी जो है मैक्सिमम इंडिया में हुआ है, जिस कारण से अगर कस्टडी पिता को दी जाती है तो वहाँ पर बच्चे के राइट से अफेक्ट होंगे। माँ के पास जो है फैमिली है और बाप जो है अकेला रह रहा है, और ऐसी प्लीडिंग्स भी रिकॉर्ड पर है कि उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में है बट पिताजी जो है वो रह रहे हैं फॉरेन स्टेट के अंदर, यूएसए के अंदर। उस पर्सपेक्टिव में बच्चे का अच्छा वेलफेयर वो नहीं कर पाएंगे, वो ऑलरेडी जॉब में है। तो बच्चे को बेसिकली वेलफेयर की रिक्वायरमेंट है, अपब्रिंगिंग की रिक्वायरमेंट है, लंबे टाइम से माँ के पास में रहा हुआ है। तो उस पर्सपेक्टिव में कस्टडी को जो है पिता को नहीं दी जाए, उसके बाप को जो है वो नहीं दी जाए, ये आर्गुमेंट जो है बार बार किया गया कोर्ट के अंदर। साथियों, यहाँ पर उनका आर्गुमेंट ये भी है कि ऑलरेडी वी हैव फाइल्ड अ कस्टडी केस बिफोर द कंसर्न कोर्ट। तो कस्टडी के केस में बेटर रेमेडी जो है या तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में है, फिर गार्जियनशिप एंड वॉट्स एक्ट में है। सिंपल शॉर्ट, एक पिटिशन लाकर आप एक हैबियस कॉर्पस लगा के किसी भी रेमेडीज को, जो कि रेमेडीज ऑर्डिनरी मैटर्स में अवेलेबल है, आप जो है इन्फोर्स नहीं कर सकते। और उनका ये भी कहना है कि बच्चा जो है अभी माँ के पास में जो है फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, ये एक जॉइंट फैमिली है, तो बच्चे का अपब्रिंगिंग और वेलफेयर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा रादर देन कि बच्चे को जो है अलाउ किया जाए कि वो पिता के पास जाकर यूएसए में रहे। साथियों, इसका जो है काउंटर दिया कंसेंट पिटिशन में। उसका कहना है कि जो मेरे राइट्स हैं वो राइट्स भी ज़रूरी हैं इन्फोर्स करना, अगर वो नहीं किए जाएंगे तो किसी भी रूप में बच्चे का अपब्रिंगिंग नहीं हो पाएगा। और उसका ये भी कहना है कि जो कस्टडी है बच्चे की वो इनलीगल है, और जिस कारण मैं बच्चे की कस्टडी पाने का हकदार हूँ। यहाँ कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को, लीगल पोजीशंस को जो है ऑब्जर्व किया, और कोर्ट का ये कहना है कि इट इज़ वेल नोन दैट द डिसीजन इज एन अथॉरिटी फॉर व्हाट इट डिसाइड एंड नॉट what can logically be deduced therefrom. Even a slight distinction in fact or an additional fact may make a lot of difference in decision making process. The judgment is a precedent for the issue of law that is raised and decided not otherwise. He submitted that what is in the welfare of child depend upon several factors. A custody dispute involve human issue which are extremely complex and complicated. There can never be straitjacket formula to decide the issue of custody of a minor, as what is in the paramount interest of a minor is always a question of fact. There is no dispute as regard the paramount interest of a minor is always a question of fact. There is no dispute as regard the proposition of law as laid down in the judgment upon which reliance has been placed by the petitioner. However, for the enforcement of the rights, it is necessary that each case has to be decided by its own facts and circumstances. The court has further specified, कोर्ट ने फिर जो है स्पेसिफाई किया कि हैबियस कॉर्पस की जो प्रोसीडिंग है ये किसी भी रूप में कस्टडी को जो है जस्टिफाइज या लीगलाइज जो है वो नहीं कर सकती। कोर्ट ने ये भी स्पेसिफिक किया कि जहां पर डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, जहां पर दो पेरेंट्स और बच्चे जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, सच डिस्प्यूट स्टैंड्स ऑन अ डिफरेंट फुटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट जुरिडिक्शन कैन बी इन्वोक्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर ओनली। तो कोर्ट ने एक पॉइंट जो है तय किया पिता के पक्ष में, और ये लिख दिया
कि जहां पर डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट कंसर्न है विद द वेलफेयर, तो वहां पर इस तरह की रेमेडी को ऑन द ग्राउंड ऑफ वेलफेयर हम जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वेलफेयर एक ब्रॉड और एक इलास्टिक कॉन्सेप्ट है। एवरी फैक्टर विच बियर्स अपॉन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड नीड टू बी गिवन द ड्यू वेटेज। ये नोट कर लो आप कि जो बच्चे का वेलफेयर है उसको ड्यू वेटेज देना होगा। द अप्रोच ऑफ दिस कोर्ट इन asserting and determining the welfare of minor ought to be well informed. It is thus said the court is called upon to deal with the human problem with humanistic approach. The welfare of child shall include the various factors so that the better upbringing in terms of economic well-being could be assured, which includes the health, कंफर्ट एंड द एजुकेशन एज वेल। तो कोर्ट ने कई बिंदुओं पे जो है जोर दिया। और जब हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो हमें बच्चे का वेलबींग, उसका इकोनॉमिक फैक्टर, उसका हेल्थ, उसका कंफर्ट, उसका एजुकेशन भी जो है देखना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि चूंकि प्रणव जो है एक इंजीनियर है, गूगल में काम कर रहा है, फाइनेंशियली वेल प्लेस्ड है और वो बच्चे की लाइफ को इंप्रूव करने में एक फैक्टर बन सकता है। पर चूंकि बच्चा लंबे टाइम से जो है अपने माँ के पास में है, इंडिया में है और उसकी मैक्सिमम स्टडीज़ जो है इंडिया में हुई है और माँ के पास जो है एक जॉइंट फैमिली है और ये फैक्टर जो है पिता के पास में नहीं, तो मनी कैन नॉट बी अ alone factor towards the welfare of the child. Admittedly, the Praveen is residing at California. His parents are in Kolkata. ये बड़ी मिस्टेक थी इस पिटिशन में और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। साथियों, जब भी आप चाइल्ड कस्टडी मैटर्स को लेके चलते हो तो आप जॉइंट फैमिली कंसेप्ट को लेके चलो। इसने क्या प्लेटिंग करा कि मैं अकेला रहता हूँ कैलिफोर्निया में, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो रहते हैं कोलकाता में। तो कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास फैमिली नहीं है तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? अगर आप काम पे जा रहे हो तो बच्चे को आप जो है कहाँ रखोगे? तो कुल मिला के पैसा एक अलग क्राइटेरिया है, बट पैसा एक सोल क्राइटेरिया नहीं है रिगार्डिंग द अपब्रिंगिंग एंड वेलफेयर। वेलफेयर तभी होगा जब उसके पास एक फैमिली का सराउंडिंग होगा। तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपको चाइल्ड कस्टडी क्लेम को डोमिनेट करना है तो शो टू द कोर्ट दैट आई एम हैविंग द बिग फैमिली। वहां पर पेरेंट्स भी हैं, वहां पर मेरे ब्रदर भी हैं, सिस्टर भी हैं, या जो भी लोग रहते हैं, ताकि बच्चा जो है अकेला महसूस नहीं करेगा अगर मैं काम पे जाता भी हूं या मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त भी हो जाता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। और कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट लिखा अपने जजमेंट के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि चूंकि माँ के पास जो है सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके पास एक फैमिली है, लंबे टाइम से वो इंडिया में रह रहा है, तो कस्टडी तो हैंड ओवर नहीं करेंगे। बट यहाँ पर कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया कि अपब्रिंगिंग और फर्दर ग्रूमिंग में बच्चे के लिए पिता का साथ बहुत ज़रूरी है, जिस कारण यहाँ पर पिता को जो है सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए केवल और केवल विजिटिंग राइट्स दिए गए। और यहाँ पर कोर्ट ने लिखा कि कंसर्न पिता को, एक माँ को नोटिस देना होगा, उसमें उसका मोटिव लिखना होगा कि वो कब इंडिया में आ रहा है, और उस पर्सपेक्टिव में माँ जो है कोर्ट के ऑर्डर कंप्लाइज करते हुए बच्चे से उसके पिता को मिलवाएगी। तो कुल मिला के हम नटशेल में एक बात कर सकते हैं कि जो फादर के राइट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, चाहे वो हैबियस कॉर्पस में हो, चाहे वो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स में हो, चाहे वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में हो, तो आपको फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी एम्फेसाइज करना होगा और ये शो करना होगा कि यू आर ऑल्सो रेसिडिंग इन अ जॉइंट फैमिली रादर देन एन आइसोलेटेड फैमिली। तो फैमिली भी जरूरी है बच्चे के विकास के लिए। तो अदर फैक्टर तो प्लीड करने ही करने हैं, बट फैमिली साथ में रहती है, उनकी फोटोग्राफ्स, और ऐसा विश्वास कोर्ट को दिलाना है कि हम एक फैमिली में हैं और बीइंग अ फैमिली हम बच्चे का वेलफेयर जो है ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ खामियां थी जिस कारण जो है कस्टडी नहीं मिल पाई, पर फिर भी कोर्ट ने जो है एक पिता के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट्स को इन्फोर्स करने वाला है। इस रूलिंग को अधिक से अधिक रिलाई करें अपने आर्गूमेंट्स के अंदर और ये स्पष्ट कर दें कि पैरा नंबर 24 में कोर्ट ने लिखा है कि फॉर द अपब्रिंगिंग एंड फॉर द फर्दर ग्रूमिंग ऑफ द चाइल्ड द फादर इज नेसेसरी। तो कुल मिला के आपके बिना बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। तो जब भी आप विजिटिंग क्लेम कर रहे हैं, एट रैंडम विजिटिंग क्लेम्स कर रहे हैं, या आप डीबी में जो है विजिटिंग क्लेम्स कर रहे हैं, तो इस रूलिंग को जो है रिलाई करिए, आपके राइट्स को आप जो है इजीली इन्फोर्स कर पाएंगे। तो घबराइए मत, अपने राइट्स को इन्फोर्स कीजिए, निश्चित तौर पर हम जो है जीतेंगे, निश्चित तौर पर मेंस राइट जो है जीते। तो साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी बात उस पिता तक पहुंचाइएगा जिसको अभी भी इंतजार है अपने बच्चे का उससे मिलने का। कोई कई बार माँ ये सोचती हैं कि हम किसी भी रूप में अपने बच्चे से उसके पिता को नहीं मिलने देंगे, तो वो ये सोच जो है अवॉइड कर दें, क्योंकि पिता के राइट्स भी जो हैं कानून ने रिकॉग्नाइज किए हैं।